नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 के कंप्यूटर विषय से तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं बता दूं, आज की वीडियो में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को लेके आए हैं और उसको पूरे अच्छे से हम इस वीडियो में के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप नोटबुक लेके बैठ जाए और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम जो लिखाएंगे अभी, उसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, देखता हूं क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, विंडोज, लाइनेक्स, ओरेकल और मैक ओएस, इन सारे में से कौन सा नहीं है। तो पहले हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए, कंप्यूटर जो है ना, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का और एक सॉफ्टवेयर होता है। एक मुझे अगर हम इसको पूरे अच्छे से देखें तो कंप्यूटर जो है ना, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वैसा भाग जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के अंदर आपको कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब जो भी है हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर है। मेनली हम लोग को बात करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा एप्लीकेशन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ फील करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैंने कंप्यूटर का वैसा कंपोनेंट जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये चीज है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर जो है ना, दो तरह को देखने को मिलता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक सिस्टम को चालू करने के लिए, एक सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो सॉफ्टवेयर चालू ही नहीं होगा, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये दोनों जो है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जिसको जो यूजर अपने यूज के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे गूगल क्रोम, अगर हम ऐप में बात करें व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सॉफ्टवेयर जिसको हम जब चाहेंगे तब रखेंगे, जब चाहेंगे हटा सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर का सोल होता है, आत्मा होता है। अगर किसी सिस्टम के अंदर, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देंगे, तो उसके अंदर जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं उस सिस्टम के अंदर, वो एक भी काम नहीं करेगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सारे कंपोनेंट को आपस में जोड़ के एक एक दूसरे से मतलब काम करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस कंप्यूटर के अंदर जितने भी गतिविधि होंगे, एक सिस्टम के अंदर जितने भी गतिविधि होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, सारा एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। ठीक है, अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हम इंस्टॉल करके हम काम करवा सकते हैं। डायरेक्टली हम चाहेंगे कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई एप्लीकेशन चला पाएंगे, तो नहीं चला पाएंगे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब एक सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए, तभी वो काम करेगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। बहुत सारा टाइप को देखने को मिलता है आपको, जैसे लाइनेक्स, यूनिक्स, ठीक है, एंड्रॉइड, आईओएस, ठीक है, विंडोज, ये सारा जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है। ठीक है, अब जैसे एंड्रॉइड, आईओएस जो है, ये मेनली फोन के लिए बनाया गया था, और बाद में इसका टीवी, एंड्रॉइड टीवी जो होता है उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड भी लाया गया है, और ढेर सारा कंप्यूटर भी आता है एंड्रॉइड के अंदर। लाइनेक्स यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम
सबसे पहले बनाया गया था। और ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर जो भी काम हम लोग करते थे वो कमांड बेस्ड था, कमांड लगाएंगे तभी वो काम करता था, ठीक है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी चीज को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या उस कमांड को रिप्लेस करके उसके जगह GUI का फैसिलिटी लाया गया, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कॉन्सेप्ट लाया गया। और इस इंटरफेस के माध्यम से एक इंटरफेस दिया गया जिसमें मतलब डायरेक्टली यूजर जो है ना किसी भी आइकन से कनेक्ट होता है और क्लिक करता है और काम होता है। माने एक आइकन पर क्लिक किए, खुला, और खुला तो जो भी चीज खुला वो दिखता है सामने में कि हाँ ये चीज खुला हुआ है, इसके अंदर ये चीज है। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर को ओपन करते हैं तो फोल्डर दिख रहा है, पहले आप फोल्डर पर क्लिक किए, फोल्डर खुल गया, तो उस फोल्डर के अंदर जितने भी चीज है वो दिख रहे हैं सामने में। तो यही तो फैसिलिटी GUI कहलाता है। और ये GUI की फैसिलिटी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ये लेके आया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आया, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। और वो किसके कारण? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कारण। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आएगा, तो आप ऑप्शन लगा लीजिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल के बारे में भी लिख लीजिए, ओरेकल जो है ना ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हम लोग कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन करते हैं, मतलब डेटा का मैनिपुलेशन इसके अंदर होता है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आप नोटबुक लेके बैठ गए होंगे, इस क्वेश्चन का जवाब लिखे होंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके सामने हम जो लिखे हैं उसको भी आप नोट करते चले, तब जाके आपकी पढ़ाई में चार चांद लगेगी और पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और 30 क्वेश्चन लेके आए, मोस्ट इंपोर्टेंट। आप बने रहिएगा 30 क्वेश्चन तक, अंत तक बने रहिएगा। अगर सही में सीरियस मायने में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो अंत तक देख ले। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच डेटा स्ट्रक्चर यूजेज लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। अभी जस्ट आज ही वीडियो में अपलोड किया हूं स्टैक पर। स्टैक जो है ना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इस पर वीडियो कंप्लीट स्टैक को मैं पढ़ाया हूं, 25-26 मिनट का वीडियो है। आप जाके इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वहां पर मिल जाएगा वीडियो स्टैक का, आप देख जाइए। आपको स्टैक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं प्रॉब्लम रहेगा। आइए, तो स्टैक जो होता है ना ये लीफो टेक्निक पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जैसे एक मान लीजिए किताब का ढेर है, एक किताब, दूसरा किताब, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसे रखते गए, और जो किताब को हम अंत में रखे हैं उसको हम पहले निकाल पाएंगे, ठीक है। अब कहीं अगर नीचे से निकाल लेंगे तो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगा, हो सके वो डेटा टूट फूट जाएगा, लॉस कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जेन्युइन रूल है कि जो किताब को हम अंत में रखे उसको हम उठा सकते हैं ऊपर से, तो इसको कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यही पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा स्टैक, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ट्रिक क्यू का। क्यू जो होता है, इस पर भी अगला वीडियो क्यू पर आने वाला है बहुत जल्दी, और क्यू का सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। क्यू जो है ना एक पंक्ति कहते हैं इसको हिंदी में, और क्यू जो होता है ना ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये भी है, और ये फीफो टेक्निक पर काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है पहले जाएगा, ठीक है। स्टैक का उल्टा है। आपको क्यू के अंदर टाइप देखने को मिलेगा, सिंगली क्यू, ठीक है, डबली क्यू, डबल इंडेड क्यू, डी क्यू जिसको बोलते हैं, और सर्कुलर क्यू देखने को मिलेगा। ये सब क्यू पर कंप्लीट वीडियो एक लेगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, और फिर उसमें क्यू का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। चलिए, तो इसका क्वेश्चन का जवाब हो गया स्टैक, माने ऑप्शन नंबर बी। ट्री, और जो ट्री जो है ना ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम लोग इस तरह से ट्री फॉर्म करते हैं, जैसे ए बी हो गया, यहां से सी रूट हो गया, इसका एक रूट हो गया, उसका 2 एज हो गया, मतलब उसका एज कह सकते हैं वही। तो ये चीज है। और लिंक लिस्ट भी क्या होता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, एक नोड के बेस पर काम करता है, और नोड का अपना एक एड्रेस होता है, और एड्रेस के बेस पर एक नोड दूसरे नोड से जुड़ा होता है। इसमें स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल होता है, बहुत कुछ है। तो लिंक लिस्ट पर वीडियो लाएंगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसका आंसर स्टैक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन डीबीएमएस which की यूनिकली आइडेंटिफाइज और रो इन अ टेबल। अच्छा, एक टेबल है, तो चलिए एक टेबल बना के पहले दिखते हैं। एक डेटाबेस का ये टेबल है, और ये टेबल किसका है,
तो एक स्टूडेंट का टेबल है, चलिए स्टूडेंट का एक टेबल बना दिए। इस स्टूडेंट के टेबल के अंदर हम लोग स्टूडेंट का रोल नंबर लिख दिए, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का कोर्स है, ठीक है, और स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है। अब स्टूडेंट का जो रोल नंबर है ये यूनिक होगा, अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरे से मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो इसको हम यूनिक कहेंगे। और इसके अंदर हम डेटा भरते हैं, मान लीजिए 101 रोल नंबर, नेम डाल देते हैं ABC, किसी का नाम होगा, मान लीजिए ABC दे दिए, कोर्स में डाल देते हैं BCA, और एड्रेस में डाल देते हैं मान लीजिए पटना, डाल दिए। तो ये क्या हुआ, एक रो फिलअप हो गया, और ये जो कंप्लीट रो है ना, इस रो का ये जो 101 रोल नंबर है ये यूनिक है, इसको हम यूनिक बना दिए। यूनिक बनाने का सेंस हो गया, इस रोल नंबर को यहां पर हम लोग क्या किए, यूनिक बनाने के मतलब इसको हम प्राइमरी की बना दिए। क्या बना दिए, प्राइमरी की। तो यही वही पूछा है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो वो प्राइमरी की होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला वैल्यू होगा 102, यहां पर फिर दे दिए ABC, यहां दे दिए MCA, और यहां दे दिए मानो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली दे दिए। अब क्या हुआ, देखिए नाम वही है ABC, किसी एक नाम का दो व्यक्ति हो सकता है लेकिन रोल नंबर उसका अलग है। तो ये जो फील्ड हो गया, ये वाला पहला फील्ड, ये यूनिकली हो गया, और इसी फील्ड से वो कंप्लीट रो जाना जाता है। तो ये प्राइमरी की हो गया। चलिए, प्राइमरी की के बाद यहां देखने को मिलता है कैंडिडेट की। माने कैंडिडेट की का मतलब ऐसा कि जिससे किसी एक कैंडिडेट की पहचान हो जाती है, उसको कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे किसी का रिकॉर्ड के अंदर मोबाइल नंबर यूनिक होगा तो उसको हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं, ईमेल आईडी यूनिक होगा, ईमेल आईडी को कैंडिडेट की बोलेंगे। उसके बाद प्राइमरी की जो बनाए हैं, जिसको भी रोल नंबर को बनाए, वो भी एक कैंडिडेट की ही कहा जाएगा। माने कैंडिडेट की का मतलब ऐसा कि जिसकी से कैंडिडेट की पहचान होगी। आगे आइए, अगला बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ये एक ऐसा की है जो एक टेबल को दूसरे टेबल से रिलेशनशिप करता है, स्टैब्लिश करता है, एक टेबल को दूसरे टेबल से लिंक करता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टेबल है, एक और टेबल बना दिए, ठीक है, एक टेबल बना दिए पेमेंट का, माने स्टूडेंट जो पेमेंट करेगा उस पेमेंट का एक टेबल है, और यहां पर एक उसका कर दिए रोल नंबर, और यहां कर दिए हम पे अमाउंट या अमाउंट कर दिए, चलिए अमाउंट कर दिए। अब यहां पर हम दिए 101, यहां पर दे दिए अमाउंट में मान ली 10,000 रुपया, चलिए ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर ये जो रोल नंबर 101 था ये इससे लिंक्ड हो गया, और ये लिंक कर किसके पाए, फॉरेन की के माध्यम से ही कर पाएंगे, कि फॉरेन की के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि जो अमाउंट हम उसी का रिसीव करेंगे जो मेरे यहाँ स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों टेबल को आपस में मर्ज कर दिए, तो एक फॉरेन की बना कर दिए, तो इससे क्या होगा, कभी प्रॉब्लम की चांसेस नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर इसको लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा, कल की डेट में पेमेंट ले लेंगे कुछ ऐसा स्टूडेंट से जो स्टूडेंट मेरे यहाँ रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो फिर समस्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसलिए वहां पर फॉरेन की बनाना पड़ता है, वो समझ गए। सुपर की का मतलब यहां पर हो गया कि देखिए पेमेंट वाला सेक्स की को उस स्टूडेंट वाले टेबल में जोड़ दिए हैं, तो वो स्टूडेंट वाला टेबल का जो प्राइमरी की है वो सुपर की कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते समझ में आ गया, इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a valid loop structure in C++। का कंप्लीट वीडियो आएगा, अभी बहुत जल्द आने वाला है, उसका हम नोट्स तैयार कर चुके हैं, सिर्फ पढ़ाना बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आने वाला है, 2-3 पार्ट वीडियो के अंदर हम पूरा C++ कवर कर देंगे। जैसे एक पार्ट में पूरा बेसिक खत्म करेंगे, और फिर दूसरे पार्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को समझ के और उसमें समझेंगे, और फिर तीसरे चौथे पार्ट में हम उसका बेसिक जो फीचर्स है उसको हम चर्चा करके कंप्लीट हम क्या कहते हैं C++ खत्म करेंगे। और जान लीजिए C++ में बहुत सारा TRE में क्वेश्चन पूछा गया है, और स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा पॉलीमॉर्फिज्म का, इनहेरिटेंस का, वर्चुअल फंक्शन का, फंक्शन ओवरराइडिंग का, ठीक है, पॉइंटर का, ये सब का क्वेश्चन मिलता है, तो हम ज्यादातर उसको कवर करेंगे। मेन क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों से छूटता है, अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाते चल जा रहे हैं, जो पूछने वाला है नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, और साथ में जो है हम बेसिक बात तो समझाएंगे ही, तभी तो वो समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी C++ का वीडियो आने जा रहा है। देखिए
पता है विच ऑफ द नॉट वैलिड लूप, अच्छा लूप है, देखिए लूप क्या है, लूप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोई काम को रिपीटेशन मेथड पर परफॉर्म करता है। अगर कोई काम को रिपीट करवाना है बार बार, तो उसके लिए हम लोग को उसके लिए लूप बनाना पड़ता है। और समझ लिए लूप कौन कौन होता है, तो लूप फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और डू व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है। ये तीनों लूप देखने को मिलता है। यहां पर देखिए फॉर लूप है, सही है, व्हाइल लूप भी सही है और डू व्हाइल लूप भी है, लेकिन लूप नाम का जो लूप नाम का लूप नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। ठीक है, लूप नाम का लूप नहीं होता है, फॉर लूप होता है, फॉर नाम का लूप होता है, व्हाइल नाम का लूप होता है, डू व्हाइल नाम का होता है, लेकिन लूप नाम का लूप नहीं होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब जो मिल गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, कहता है इन सी प्लस प्लस INT स्टार PTR। अच्छा देखिए समझिए, कभी भी हम लोग ऐसा लिखेंगे INT-P, इसका मतलब क्या हुआ, एक नॉर्मल वेरिएबल P बनाया इंटीजर टाइप का और किसी भी एक एड्रेस पर इस पर वैल्यू रखेगा। जैसे आगे चल के हम P में दे दिए 10, तो क्या करेगा, इसमें 10 डाल देगा। मतलब ये एक नॉर्मल वेरिएबल, इसको हम कह सकते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल है जो अपने में वैल्यू को स्टोर करेगा, ये चीज है। लेकिन जैसा ही हम किसी वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, मान लीजिए किसी वेरिएबल के साथ जैसे INT-P बनाए हैं, चलिए P बना लेते हैं, INT-P बनाया, लेकिन इस P वेरिएबल के पहले हम स्टार का सिंबल लगा दिए, तो क्या बनेगा पता है, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। ये कैसा वेरिएबल बन गया, पॉइंटर वेरिएबल। ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, मैंने पॉइंटर पर वीडियो बनाया हुआ हूं, देख लीजिएगा, इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट जाइए, वहां मिल जाएगा, उसे हम फिर से पॉइंटर पढ़ा देंगे। पॉइंटर जो है ना, ये क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का, किसी भी नॉर्मल वेरिएबल का अपने में एड्रेस को होल्ड कर रखता है। जैसे मान लीजिए INT स्टार x रख दिए और आगे चल के x इजकल टू m% और y मैंने p कर दिया, m% p कर दिए, तो क्या होगा पता है, एक x नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाएगा और इसका जो एड्रेस है क्या 1001 अपने में रख देगा। माने ये एक वेरिएबल क्या करता है, पॉइंटर वेरिएबल किसी भी दूसरे वेरिएबल का वैल्यू को अपने, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में रखता है, यही है पॉइंटर। अब यहाँ पर INT-P लिखे हैं, तो ये क्या है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर। ये INT अगर फ्लोट टाइप का बनाना है तो फ्लोट बन जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्लोट और स्टार P लिख दिए, तो ये फ्लोट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बन गया, लेकिन ये इंटीजर टाइप का बन गया। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, INT इस तरह से लिखे तो क्या होगा, PTR इज ए पॉइंटर टू एन इंटीजर। ठीक है, PTR इज एन इंटीजर, PTR इज ए डिफरेंस, PTR देखिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक नंबर सही है। PTR इज ए पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन किसका पॉइंटर, इंटीजर का पॉइंटर। ऑप्शन नंबर बी अगर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे तो एक नॉर्मल वेरिएबल का लाएगा। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक सही है। INT स्टार PTR का मतलब होता है PTR इज ए पॉइंटर ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का पॉइंटर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल गया। आगे बढ़िए, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन इन सी। अच्छा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना, एलोकेट करना है, डायनेमिक मेमोरी देना है किसी भी चीज को, और वो भी डायनेमिक, चेंजेबल हो। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल हो, बदल सके कभी भी। तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमएलॉग फंक्शन यूज करते हैं। एम का मतलब एमएलॉग समझिए, अभी सब ऑप्शन समझाएंगे, रुकिएगा। एम का मतलब होता है मेमोरी, एलोक का मतलब होता है एलोकेट, एलोकेट माने देना, मेमोरी देना, नाम में ही छुपा हुआ है। तो कैसा मेमोरी देगा, डायनेमिक। अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है हमको सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस किसी में भी, तो हम लोग एमएलॉग फंक्शन का यूज करते हैं। आइए आगे, अब आगे बात करते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, तो देखिए प्रिंट एफ जो है ना, ये फंक्शन है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन है जो हमको आउटपुट देने का काम करता है। अगर हमको सी प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज का आउटपुट लेना हो तो हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे। उसका देखिए strcpy, str का मतलब होता है स्ट्रिंग और cpy का मतलब होता है कॉपी। अगर एक स्ट्रिंग के वैल्यू को दूसरे में कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग strcpy फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिखे हेलो,
हेलो को फिर दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर देना चाहते हैं। एक वेरिएबल एक्स नाम का बना है, उसमें हेलो दे दिए। अब मान लीजिए एक वाई नाम का वेरिएबल है, उसमें उस हेलो का वैल्यू देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम strcpy लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे। आइए अगला है मेन। ये मेन क्या है? फंक्शन का नाम है, क्योंकि आप जानते हुए सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग वॉइड मेन वॉइड लिखते हैं, या हम लोग लिख देते हैं वॉइड मेन, ठीक है। तो ये क्या है? ये फंक्शन है, मेन फंक्शन का नाम है, ये फंक्शन का नाम है। लेकिन इस क्वेश्चन में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, ये सारा लिखते चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हिच प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेज। माने इसमें से कहता है कि वेब पेज को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर, इसमें नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफर वेब पेज को करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए कि एक वेब पेज है, एक हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर, हम लोग एक क्रोम गूगल ब्राउजर खोल लेते हैं। ब्राउजर खोल लिए। ब्राउजर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अपने में किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, दिखाने का काम करता है इंटरनेट के अंदर। ढेर सारा ब्राउजर देखने को मिलेगा आपको, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसके बाद ओपेरा, सफारी, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब जो लिखे हैं ना, ये ये सब ब्राउजर है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन। ब्राउजर का नाम लिख लीजिए। अब इस सारे ब्राउजर का काम क्या है कि इंटरनेट से कोई चीज को एक्सेस करना। अब इंटरनेट के माध्यम से हम ब्राउजर खोलते हैं, वहां लिखते हैं, वहां हम कोई भी चीज लेना चाहते हैं। मान लीजिए बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन गूगल पर लिखे, तो गूगल जो है ब्राउजर, गूगल क्रोम पर लिखे, तो गूगल क्रोम के अंदर सर्च इंजन होता है, वो मेरा रिक्वेस्ट को उठाया, एज अ रिक्वेस्ट उठाया और सर्वर पर लेके चला गया, और सर्वर से जाके वो इंफॉर्मेशन को लेके आके हमारे ब्राउजर में लोड कर दिया। तो ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो काम करता है वो HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में फिर से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे एक कंप्यूटर है और एक क्लाइंट कंप्यूटर है और एक सर्वर है, यहां मान लीजिए बहुत बड़ा सर्वर है, ये सर्वर है जिसके पास बहुत सारा रिसोर्स है। तो ये क्या किया, कोई भी रिक्वेस्ट किया क्लाइंट को, तो रिक्वेस्ट को लेके गया और फिर रिक्वेस्ट को आके यहाँ पर रिटर्न कर दिया, तो एज अ रिस्पॉन्स इसको दे दिया। तो क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की जो काम है, ये जवाब दे प्रोटोकॉल का काम है। एक प्रोटोकॉल जिसका नाम है HTTP या HTTPS। S वन सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ सिक्योर, माने ये दोनों प्रोटोकॉल का काम होता है ट्रांसफर करने का वेब पेज को। अब देखिए HTTP प्रोटोकॉल जो है ना, एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये आपसे पूछा जाएगा, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग कभी कोई भी ब्राउजिंग करते हैं, कोई भी डेटा को हम प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है, क्लाइंट जब सर्वर जो है क्लाइंट को जब रिस्पॉन्स दे देता है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो रिलेशन है वो हटा देता है, खत्म कर देता है। माने अब क्लाइंट को ये पता नहीं आता कि ये डेटा किस सर्वर का है। तो फिर से क्या होता है, हम लोग फिर लिंक पर आगे बढ़ा क्लिक करते हैं, एक्शन देते हैं, तो वो फिर क्या होता है, उठता है, फिर एज अ न्यू रिक्वेस्ट वो लेके सर्वर के पास जाता है, और तब पता चलता है कि ये पहले से फिर जो देना दे देता है। मैंने क्लाइंट सर्वर के बीच में ये HTTP प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, और इसी कनेक्शन लेस के प्रॉब्लम को ठीक करके सेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके अंदर हम लोग सेशन ऑब्जेक्ट देखते हैं, कुकी देखते हैं, उसके बाद URL रीराइटिंग देखते हैं, हिडन फील्ड, ये सारा चार को बताए हैं। ये चारों जो है ना सेशन मैनेजमेंट है, और ये सेशन मैनेजमेंट के माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच में सेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और जिससे कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो है ये इसको कनेक्शन ओरिएंटेड बना पाता है। माने सेशन बनाने से क्या होता है, हर एक रिक्वेस्ट ओल्ड रिक्वेस्ट कहलाता है। मतलब पहली बार जब क्लिक करेंगे और सेकंड बार जब उसी पर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर ओल्ड कहला जाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ बात समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। आप देखिए इसका आंसर हो गया HTTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल का माध्यम से
हम लोग इंटरनेट पर कोई फाइल को लोड करते हैं, अपलोड करते हैं या आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को, ठीक है, ट्रांसफर करना हो एक जगह दूसरी जगह भेजना हो तो एफटीपी यूज होता है। अगला है एसएमटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, मेल इससे रिलेटेड है। अब एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, और ये क्या है, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसी तरह का कुछ है ये, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, एक बार मिला लीजिएगा इसका। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है, ठीक है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ट्रांसफर करना है तो 100 में तो ट्रांसफर लगा हुआ है, फाइल में भी ट्रांसफर है, मेल में भी ट्रांसफर है, एचटीटीपी में भी ट्रांसफर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर आंसर सी क्यों है? तो सी इसीलिए है क्योंकि वेब पेज को ट्रांसफर करना, ना कि मेल ट्रांसफर करना, ना कि फाइल ट्रांसफर करना है, सिर्फ वेब पेज, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज और दूसरे से तीसरे, तो हम लोग इसका आंसर एचटीटीपी ही करता है, ठीक है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। देखिए एसएनएमपी जो है, इसको भी थोड़ा बता दे, सिंपल, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये है, ठीक है। उम्मीद करते सब समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है, व्हाट इज अ प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी वीडियो लेके आऊंगा और कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाएंगे। उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोसेस मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सब हम लेके आएंगे, पार्ट में हम देखेंगे। प्रोसेसिंग मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रोसेस होता है। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहला क्वेश्चन बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कोई कंप्यूटर चल पाता है, कोई डिवाइस चल पाता है। मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, माने जो भी डिवाइस है जिसके अंदर कहीं ना कहीं वो डिवाइस काम कर रहा हो तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज देखते हैं डिजिटल वॉच है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, तभी तो वो उसके अंदर जो ऐप है वो काम कर रहे हैं। आइए, कहता है इनमें कौन सा प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी का पार्ट है, गलत। मेन मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कैसे हो? अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग, व्हाट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोसेस, प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन का। अगला है और डिवाइस ड्राइवर। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर नहीं, ये डिवाइस का ड्राइवर थोड़ी है। डिवाइस ड्राइवर डालने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अगला है और सिस्टम कॉल। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम कॉल है? नहीं, ये है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, माने ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। माने ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही जितने भी एप्लीकेशन जब वो इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कल काम करता है, एग्जीक्यूट होता है, वो किसके माध्यम से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है व्हिच एसक्यूएल कमांड यूज टू रिमूव टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस से टेबल को हटा देना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड लगाएंगे। देखिए डेटाबेस के अंदर हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज जानते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इसके अंदर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा को डिफाइन करते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? टेबल का मॉडिफिकेशन करते हैं। मैंने टेबल पर जो भी काम होगा वो सब डीडीएल के अंदर होगा। जैसे टेबल को बनाना, क्रिएट करना, टेबल क्रिएट कमांड इसी के अंदर होगा। टेबल को डिलीट कर देना, ड्रॉप कमांड इसी के अंदर होगा। टेबल पर चेंजेस करना, मतलब अल्टर कमांड इसी पर होगा। तो मतलब ये सारा काम इसी के अंदर होगा। और टेबल को हटाना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड लगाते हैं। डिलीट कमांड जो है ये कंफ्यूज होकर अपने लगा दीजिएगा, डिलीट कमांड डीएमएल का पार्ट है। डीएमएल जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये डाटाबेस के अंदर टेबल तो बन गया, टेबल के अंदर डेटा पर मैनिपुलेशन करना है, टेबल के अंदर डेटा का पर कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो सब डीएमएल के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबल में तो इंसर्ट कमांड डीएमएल में आएगा। डेटा को डिलीट करना है, डिलीट कमांड डीएमएल में आएगा। उसके बाद डेटा को देखना है, व्यू करना है तो वो डीएमएल में आएगा। मतलब इसके अंदर आप देख सकते हैं इंसर्ट कमांड,
डिलीट कमांड, ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कमांड, ये सब आपको डीएमएल के अंदर आता है। उसके बाद डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर ग्रांट, रिवोक, ये सब परमिशन देने की जो बात होती है सब डीसीएल के अंदर आता है। माने डेटाबेस बन गया, डेटाबेस में डेटा भी आ गया, अब डेटाबेस में किसको परमिशन देना है, कौन डेटा जाएगा कौन डेटा नहीं जाएगा, किस परमिशन देना है, वो डीसीएल के अंदर आता है। चलिए, उम्मीद करते समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन का जो जवाब मिला है ऑप्शन नंबर सी, लगा के रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। और बता देते हैं, टीआरई 3 में भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो आपको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, पढ़ाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत जल्दी, ठीक है। उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम पूरा कॉन्सेप्ट डील करेंगे और साथ में उसका एमसीक्यू भी देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, माने एसडीएलसी शॉर्टकट में बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ना, ये एक लाइफ साइकिल है जिसके बेस पर कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। उसका ढेर सारा मॉडल दिया गया है, जिस मॉडल के बेस पर डेवलप किया जाता है उसमें वाटरफॉल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, एंजिल मॉडल है, और हाइब्रिड हार्डवेयर मॉडल ये नहीं है। तो ये नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब ऑप्शन नंबर डी हो। आपसे नॉट पूछा है, ये देख लीजिए, और नॉट पूछा है, बताइए, नॉट पूछा है, तो नॉट पूछा है तो क्या आंसर है, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हाइब्रिड हार्डवेयर मॉडल नहीं होता है, वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, एंजिल मॉडल होता है, लेकिन हाइब्रिड हार्डवेयर मॉडल नहीं होता है। अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माने एक प्रोग्राम लिखते हैं, वाइड मेन वाइड, INTX, माने प्रिंटफ, ये सब प्रोग्राम लिखे, एक प्रोग्राम लिख दिए, उस प्रोग्राम में से अगर हम कुछ फाइंड करना है, करेक्ट करना है एरर को, तो उसको क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिबगिंग। डिबग का मतलब देखिए, पहले समझ लीजिए, बग माने एरर, डी लगा दिए, DEBUG, डिबग का मतलब नॉट एरर, माने एरर नहीं, माने एरर को हटाना, फाइंड आउट करना, हटा देना, ठीक है, करेक्ट कर देना, वो डिबग कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। पहला ऑप्शन है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, माने एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर देना, कंपाइलिंग कहलाता है। जैसे हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए उस प्रोसेस को कंपाइलिंग कहेंगे। इंटरप्रेटर का मतलब होता है, माने कोई भी कोड को जब कंपाइलर लाइन बाय लाइन रीड करता है, पढ़ता है, वो इंटरप्रेटर कहलाता है। और एग्जीक्यूटिंग का मतलब, माने जो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया कोड, अब उस कोड पर प्रोसेस करेगा, कोड पर प्रोसेस करके आउटपुट देगा, उस प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। उम्मीद करते हैं सही जवाब समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। अच्छा, वोलाटाइल का मतलब चेंजेबल, जिस मेमोरी में रखा हुआ डेटा चेंजेबल हो, बदलते रहे, तो उसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और वोलाटाइल मेमोरी देखने को मिलता है रैम। ये रैम जो है ऑप्शन नंबर सी में वही सही जवाब है। माने वोलाटाइल मेमोरी जो है उसके अंदर रखे हुए डेटा बदलता है, ठीक है। जैसे ही बिजली ऑफ हो गया, अरे कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके अंदर अचानक बिजली ऑफ हो गया, तो उसमें जो काम कर रहे थे वो रैम में ही था, अगर उसको सेव नहीं कर पाए हैं तो वो क्या होगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हुआ तो रैम में रखा हुआ डेटा क्या होगा, डिलीट कर देगा। कहने का मतलब वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल क्या होता है वो समझ लीजिए। नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होता है वो ऐसा मेमोरी जिस मेमोरी का डेटा कभी बदले ही नहीं, उसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। जिसका अंदर आता है रोम। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी है, ये मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, और इसके अंदर जो है पढ़ सकते हैं, और इसका डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। और रैम में होता क्या है, तो बायोस होता है, एक कंप्यूटर का बायोस। एक मोबाइल का अंदर भी रोम होता है, और रोम के अंदर जो है बायोस रखा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब इसका फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, माने क्या इनपुट आना है, क्या प्रोसेस इनपुट और आउटपुट क्या होगा, वो चीज का जानकारी इसी बायोस में होता है, और बायोस जो है रोम में लोड होता है, याद रखिएगा। और रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और हार्ड डिस्क SSD
फ्लैश मेमोरी, ये सबको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करना होता है तो हम लोग इस मेमोरी का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें अभी बहुत ज्यादा प्रचलित में एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हिच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट को फिल्टर करना है, तो जैसे रिजल्ट को फिल्टर कैसे करिएगा, मान लीजिए एक टेबल बना दिए, एक पहले एग्जांपल देते हैं तो समझ जाइएगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय का टेबल है, खाली आके एक का ए, दो का भी, तीन का भी या 13 का सी डी पढ़ के बता देंगे, नहीं समझ पाइएगा। हम उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी आप पूरा बैठ पाएगा दिमाग में। देखिए, एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय का सैलरी है। मान लीजिए 101 है, 102 है, एक एम्प्लॉय 103 है, एबीसी है, बीसीडी है, XYZ है। चलिए, सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, इसका 30,000 रुपया है। ठीक है, आइए अब क्या है, हम लोग को फिल्टर करना है, इसके अंदर से डेटा को फिल्टर करना था। हम क्या करेंगे, पहले समझिए, इससे डेटा को निकालना है तो सेलेक्ट कमांड लगाएंगे। डीएमएल का पार्ट है, अभी हम डीएमएल कमांड यूज करें, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसमें सेलेक्ट कमांड यूज। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, सारा रिकॉर्ड, माने आईडी भी, नेम भी, सैलरी भी, तो ठीक है कर लीजिए। तो स्टार लगा देंगे, माने सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कहां से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से, टेबल का नाम एम्प्लॉय है। चलिए, एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गए। अब क्या होगा, ये इतना कमांड लिखेंगे तो क्या होगा, इस टेबल के अंदर के एम्प्लॉय का जितना रिकॉर्ड है ना, सब दिखा देगा, सब डिस्प्ले कर देगा। लेकिन हम ये चाहते हैं जिसका सैलरी 10,000 रुपया सिर्फ उसी को दिखाए, तो उसके लिए हम लोग इसके आगे, माने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय के आगे जाके लिखेंगे वेयर, और उसके बाद लिखेंगे सैलरी इजकल टू 10,000 रुपया। अब ये लिखेंगे तो क्या होगा पता है, आउटपुट के रूप में आपको जिसका सैलरी 10,000 है, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा वो देख लीजिए। आउटपुट आएगा 101 ABC और 10,000 रुपया, माने 10,000 रुपया सिर्फ एबीसी नाम के एम्प्लॉय का था, उसको आउटपुट दे देगा। तो फिल्टर करने के लिए हम लोग बेयर कमांड लगाते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब आइए, सेलेक्ट बता दिए कमांड है जिसके माध्यम से ही वेयर काम करता है। उसके बाद ऑर्डर बाय, देखिए ऑर्डर बाय और एक है ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय माने 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर है, तो ऑर्डर बाय मैंने एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करके दिखाएंगे, रिट्राइव करके दिखाएंगे, एक असेंडिंग बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, तो वो ऑर्डर बाय। ग्रुप बाय का मतलब हो गया बहुत सारा डेटा एक ग्रुप में, ग्रुप बाय ग्रुप फाइंड करके निकालना है कि वैसा इंप्लॉय का डेटा दिखाइए जो सिर्फ मुजफ्फरपुर का है, जो पटना का है। तो पटना के अंदर हमारे 10 इंप्लॉय को एक साथ देखना चाहेंगे, तो एक ग्रुप बन गया और वो ग्रुप बाय के अंदर आएगा। तो ये चीज है, उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है स्टैक, एरे, लिंक लिस्ट, उसके बाद आपका क्यू, ये सब आ गया। लेकिन नॉन लिनियर के अंदर आ गया ग्राफ, ट्री, ये सब चीज आ गया। इसमें कहता है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन है, तो देखिए एरे लिनियर है, स्टैक लिनियर है, क्यू भी लिनियर और ट्री जो है नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई और व्हिच रिक्वायर्ड चाहिए। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्राइमरी की इसका आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है व्हिच ऑफ दीज इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। अच्छा, आप लेयर के बारे में जानते होइएगा, लेयर ओएसआई लेयर 7 को होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर से बना हुआ है, जिसमें बॉटम मोस्ट लेयर को कहते हैं फिजिकल लेयर और टॉप मोस्ट लेयर को कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो डेटा जो सेंडर से रिसीवर के बीच में जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, ये इसी लेयर को फॉलो करते हुए करता है काम। क्लियर। अभी नेटवर्किंग को हम वीडियो लेके आएंगे, समझा देंगे अच्छे से इसको, लेयर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ क्वेश्चन है लेयर का ही। तो एप्लीकेशन लेयर का मतलब हो गया कि एप्लीकेशन माने जो वैसा लेयर जिसमें रिसीवर के एंड तक डेटा प्राप्त होता है। तो रिसीवर के एंड तक डेटा प्राप्त होगा तो किसी उसके ब्राउजर पर या कोई सॉफ्टवेयर पर, या ब्राउजर होगा या कोई सॉफ्टवेयर होगा, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उस पर वो रिसीवर के एंड तक डेटा प्राप्त होगा। तो प्राप्त होगा तो वहां कौन प्रोटोकॉल काम कर रहा है बताइए, HTTP ना।
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही तो काम करेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके अंदर देख लीजिए, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये सारा का हम एग्जांपल फुल फॉर्म बता दिए। अब इसका लेकिन जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक जवाब है। अभी तक 16 क्वेश्चन बता चुके हैं, कुल 30 को क्वेश्चन है। रुके रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन सी प्लस प्लस व्हिच सिंबल यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। अभी जस्ट बताया पॉइंटर के बारे में कि अगर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, जैसे एक्स नाम का वेरिएबल बना दिए, इस वेरिएबल के पहले स्टार लगा दिए, तो ये स्टार लगा दिए तो पॉइंटर टाइप का बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। आगे बढ़िए, 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट, अच्छा बचाना, नेटवर्क को फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, माने कोई भी बिना अनऑथराइज, जिसको परमिशन नहीं दिए हैं, अब वो नेटवर्क के माध्यम से कोई चीज को क्या करता है? खोलना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी को आईडी पासवर्ड दिए नहीं, कहे कि मेरे फेसबुक अकाउंट को तुम खोलो, मैंने कोई खोल रहा है मेरे फेसबुक अकाउंट को, तो अनऑथराइज है, और उसको जो है वो मैंने नेटवर्क के माध्यम से उसको खोलेगा, तो वहां ना कहीं दिक्कत होगा, डेटा चोरी कर सकता है। तो अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करके रखेगा, बचा के रखता है, वो है फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल जो होता है ये अनऑथराइज एक्सेस को बचा के रखता है। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही है। राउटर, स्विच और मोडेम ये सब नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, मोडेम जो है नेटवर्क डिवाइस, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर काम करता है, माने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है मोडेम। स्विच एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसके अंदर ढेर सारा कंप्यूटर आपस में उससे कनेक्टेड होते हैं, उसके स्विच और एक हब होता है। हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? स्विच जो होता है ना, उसके अंदर डेटा जब शेयरिंग होगा ना, तो जिसका डेटा होगा उसी के नोड पर डायरेक्ट शेयर कर देंगे, स्विच रहेगा तो। लेकिन अगर वही हब से सारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, एक बार डेटा भेजेगा तो वो सारे नोड पर जाके चेक करेगा किसका डेटा, किसका डेटा, किसका डेटा, जिसका रहेगा वो रिसीव करेगा। माने डेटा किसी और का, लेकिन बाकी नोड उसके कारण डिस्टर्ब रहता है। स्विच है, स्विच में डिस्टर्ब नहीं रहता है, जिसका भी डेटा है उस पर डायरेक्ट सेंड कर देता है। राउटर के बारे में समझिए, राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो राउटिंग करने का काम करता है, ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। राउटिंग करने का मतलब रूट्स डिसाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये राउटर होता है, और राउटर को नेटवर्क लेयर के अंदर यूज करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर एक ही में है, ऑप्शन नंबर एक सही जवाब, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल होता क्या है? जैसे हम कोई भी चीज मांगते हैं, मान लीजिए www.google.com, और ये इसके पहले HTTPS या HTTP प्रोटोकॉल लग गया, और HTTP :/www.google.com ये लिखते हैं, तो क्या होता है पता है? ये कंप्लीट जो है ना उसको जाके एक्सेस करता है, इसी को कहते हैं यूआरएल, और ये जाके सर्वर पर जाता है, वहां से डेटा एक्सेस करके देता है, यूआरएल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हिच गेट गिव्स आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर 1, माने इनमें से कौन सा जो है जो आउटपुट देगा केवल जिसका जो है सारा इनपुट ट्रू है। अच्छा, तो आपको गेट के बारे में भी वीडियो लेके आएंगे, लॉजिक गेट के ऊपर, इसमें आप बताएंगे एंड गेट के बारे में। एंड गेट में क्या होता है कि अगर सारा दोनों इनपुट है ना, तभी इनपुट आएगा रिजल्ट, माने दोनों इनपुट ट्रू है। देखिए, व्हेन व्हिच गेट आउटपुट ओनली वन, ओनली केवल आउटपुट देगा, माने ट्रू कहने का मतलब ये होगा ट्रू देगा। और व्हेन जब ऑल इनपुट आर वन, माने सारा इनपुट वन है, तो इसमें क्या है कि जितने इनपुट हैं अगर सब ट्रू रहेगा तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एंड। ठीक है, ये एंड गेट बनाया, अभी आपके सामने फोटो बना एंड गेट का। इसी तरह और गेट भी होता है, अगर हम और गेट के बारे में देख ले, ये और गेट है। और गेट में होता क्या है कि दोनों में से कोई एक को कंडीशन ट्रू होगा, रिजल्ट ट्रू देगा। उसके बाद एक्सऑर गेट होता है, नॉट गेट होता है, ये सब चीजें, इसको हम लोग एंड और नॉट, इसको बेसिक गेट बोलते हैं, और एक्सऑर, नॉट, नेंड, ये सब गेट को हम लोग कॉम्बिनेशन गेट कहते हैं। ठीक है, हम गेट पर वीडियो लेके आएंगे, लॉजिक गेट पर, तो और डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट आर इंस्टांस ऑफ। देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टांस ऑफ क्लास। पिछले वीडियो में बताए थे
C++ के वीडियो लेके आएंगे, वहां दिखाएंगे, बताएंगे। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टांस कहते हैं, माने क्लास क्या है, इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आर इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टांस है, क्लास का एक इंस्टांस है, क्लास से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। एरे के बारे में पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से। एरे क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, सारा डेटा इंडेक्स के थ्रू अरेंज होते हैं और सारा डेटा सिमिलर टाइप का होता है। ये सब एरे के बारे में कहानी है। आप एरे के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप जाके देख लीजिए, हम कंप्लीट एरे पढ़ाए हुए हैं, आप चैनल ऊपर तो चेक कीजिए, प्लेलिस्ट को देखिए। आ गया जी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक ब्लॉक होता है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर जो है हम लोग जो एक बार डिक्लेयर करते हैं, मल्टीपल बार इसको हम कॉल करते हैं, जब मन तब कॉल कर देंगे। ये फंक्शन है, जितने बार मन करेगा उतना बार इसको हम कॉल कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है फंक्शन। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा मेंबर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रक्चर का जो डेटा होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, उसको हम लोग आसानी से ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सटीक जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22। Which language used to developing वेब पेज। अच्छा, वेबसाइट बनाना है, वेब पेज बनाना है, तो उसके लिए हम लोग HTML यूज करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर, याद रखिएगा फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये HTML। और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर हम पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है ये। और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मानी इनमें से कौन सा टाइप सॉफ्टवेयर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, अब सीधे हम बताए हैं, पहला क्वेश्चन तो बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसमें देखिए, एप्लीकेशन तो समझा चुके हैं, वैसा सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने यूज के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का पार्ट है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर जो होना मस्ट है। ठीक है, वो सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सब चीज जो भी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। उसका बाद वर्ड प्रोसेसर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में हम लोग नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड ये सब यूज करते हैं। और ये वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24। 30 क्वेश्चन है, थोड़ा सा और वेट करिए, सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कहता है विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल भेजना है, बताइए। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर करना है, भेजना है। ठीक है, यही हो गया। FTP बता चुके हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP 3 मैंने वर्जन है, POP मैंने पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल जो है ना, ये प्रोटोकॉल अपने में डेटा को क्या करता है, कोई भी मेल को स्टोर करके रखता है। और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो बी नंबर ऑप्शन है, ये क्या करता है, उसको मेल को भेजने का काम करता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25। Which symbol used to सिंगल लाइन कमेंट। देखिए, कमेंट इन C++। कमेंट क्या होता है, कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, जिस पर कोई प्रोसेसिंग होता ही नहीं है, जिस कोड पर, उसको कहते हैं कमेंट। और कमेंट बनाते किस लिए, जो भी डेवलपर इसको डेवलप कर रहा होता है सॉफ्टवेयर को, वो अपने सुविधा के मुताबिक कुछ हिंट देना चाहता है, तो उसके लिए कमेंट लिख देता है। और कमेंट के लिए, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला सिंबल, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, इसके आगे जो भी लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट होगा और वो कमेंट माना जाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा सीधा मैसेज देने के लिए यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश स्टार, इसके अंदर हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बना सकते हैं, मल्टी लाइन, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, और ये सिंगल लाइन कमेंट, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए है, मल्टी लाइन के लिए है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट का स्टार्टिंग है और एंडिंग इस तरह से होता है, स्टार और ये। ठीक है, पाइथन के अंदर कमेंट बनाना हो तो हैश लगाते हैं, याद रखिएगा। ये हैश सिंबल जो है ना, पाइथन, अगर यहां पूछा जाता कि व्हिच सिंबल यूज्ड टू सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन, तब होता हैश ऑप्शन। और ये पूछा जाता कि व्हिच सिंबल यूज्ड टू सिंगल लाइन कमेंट इन HTML, या सीधे पूछता कमेंट इन HTML, तो ये वाला होता है ये।
HTML के अंदर हम लोग कमेंट लगाते हैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन है, लेस देन सिंबल और डबल डैश देते हैं, इसमें जो भी चीज लिखेंगे कमेंट माना जाएगा, और फिर यहाँ पे एक डैश देके और खोल बंद कर देते। ये हो गया HTML के अंदर कमेंट। आगे बढ़िए 26वां क्वेश्चन देखिए, OSI लेयर हैज मेनी लेयर। OSI में कितना लेयर बता चुके हैं, 7 गो। कौन कौन? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। सीरियल से याद रखिएगा, जिसमें बॉटम मोस्ट लेयर हो कह दिए फिजिकल लेयर और सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर। 7 गो लेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हिच लेयर यूज्ड टू OSI मॉडल इंश्योर एरर फ्री डिलीवरी। एरर फ्री डिलीवरी होता है, एरर फ्री माने कोई गलती ना हो, एकदम भेज देंगे। एरर फ्री डिलीवरी है, माने एरर फ्री डिलीवरी को हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं इंड टू इन डिलीवरी। ठीक है, इंड टू इन डिलीवरी। इंड टू इन डिलीवरी करना हो माने एक कंप्यूटर यहाँ है और एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के इन टू इन डिलीवरी करना हो कंप्लीट, तो उसके लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यही कहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहता है इन टू इन डिलीवरी करेंगे, एरर फ्री ट्रांसमिशन करेंगे। नेटवर्क लेयर रूट डिसाइड करता है, डेटा लिंक लेयर डेटा का पैकेटिंग करता है, डेटा का फ्रेमिंग करता है, और एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन का मतलब हो गया जो रिसीवर इंड के पास वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें HTTP प्रोटोकॉल, इस सब प्रोटोकॉल के माध्यम से उसको डेटा को रिसीव करता है और देखता है, व्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर कनेक्शन सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। तो HTTPS, हाइपर टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विथ सिक्योर। ठीक है, विथ सिक्योर माने हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर करेंगे एकदम, तो HTTPS यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच प्रोटोकॉल यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नॉर्मलाइजेशन यूज टू डाटाबेस। डेटाबेस में जो है नॉर्मलाइजेशन, देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप जान रहे होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ होगा, डेटा का डुप्लीकेसी हो गया, उसको खत्म करता है नॉर्मलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर ये डेटाबेस टेबल है, उसके अंदर मोहन नाम का लड़का 5 गो है और उसके अंदर जो हर चीज रिपीट हो रहा है, बार बार मिल रहा है, एक ही नाम का डिटेल 2-3 बार मिल रहा है, तो उसको रिमूव करेंगे, कम करेंगे, तो वो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी होता है। तो डुप्लीकेसी को अगर खत्म करना है, रिमूव करना है, तो हम लोग उसके लिए नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। तो उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और 30 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ गए होंगे। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ, और फिर इसी तरह हम MCQ कराते चलेंगे। आपका वीडियो देख के कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये सब चीज कमेंट करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है आपके लिए। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।